कि नेशनलिज्म के डिस्कोर्स को सर हमने नहीं शुरू किया है। सरकार अपने फेलियर को छुपाने के लिए अपने पॉपुलिस्ट एजेंडे के तौर पे इस्तेमाल। मुझे दिस इज माय लास्ट रिमार्क, दिस इज माय लास्ट रिमार्क। मुझे अपने टीचर से और ये जो जनरेशन है सर, एक मिनट बोलने दीजिए सर, थोड़ी सहिष्णुता बरतने की जरूरत है सर। मुझे अपने टीचर से और उस जनरेशन से सिर्फ एक बात की शिकायत है। आज जो हम झेल रहे हैं ना सर, आप ही लोग जिम्मेवार हैं, वही जनरेशन जिम्मेवार है। Okay. मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम आज हमारे सामने है वो ये है कि एक प्रिंसिपल्ड आइडियोलॉजिकल सोसाइटी का निर्माण हो, और समाज के निर्माण के बिना राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। Okay. Kanhaiya, in many ways, as Jaggi was saying, you guys started it all. So, to that extent, I want your view on nationalism, what you really think about it, and what is this debate all about? क्या बोलना क्या? Friends, I cannot speak English very properly because my mother tongue is Hindi, and my understanding of nationalism is कि मातृभाषा मेरी हिंदी है, आपकी नहीं है, इसीलिए हम आपके ऊपर हिंदी नहीं थोपें। हमारा नेशनलिज्म का यही परिभाषा है। और मॉडरेटर साहब कह रहे थे कि मतलब मारिएगा मत, हम लोग बहुत मॉडरेट रहेंगे आपके प्रति। हमारा नेशनलिज्म ये भी कहता है कि आपके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए और अपोजिट थॉट के प्रति जो है आप मॉडरेट रहिए, तो हमारा नेशनलिज्म ये भी है। उसके बाद इन्होंने कहा कि आपने शुरू किया है नेशनलिज्म, बताइए आप हमारे सर का अपमान कर रहे हैं। सर ने बताया, अभी बताया ना उन्होंने, कि नेशनलिज्म का इतिहास इंडियन ट्रेडिशन में बहुत पुराना है। इतना पुराना है कि हो सकता है कि उसकी शुरुआत अयोध्या से होती हो, तो उसकी शुरुआत हम कहाँ करेंगे सर? एक सर ने कहा कि इसको कल्टीवेट करना पड़ता है। सर मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है कि पोलियो ड्रॉप के साथ नेशनलिज्म का भी ड्रॉप। पहले जो है गर्भवती महिला को टीका लगाया जाए, और जब बच्चा पैदा हो जाए तो 2 बूंद जिंदगी के और 2 बूंद राष्ट्रवाद। साहब मेरी क्या विसात कि मैं नेशनलिज्म पे बात कर पाऊँ, लेकिन मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से मैं नेशनलिज्म की बात कर सकता हूँ, और वो रेफरेंस पॉइंट मेरे लिए ना आप हैं, ना आपकी किताब है, ना आप हैं, ना आप हैं, ना आप हैं, ना मैं हूँ, ना ये है। मेरे लिए वो पॉइंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और उसका प्रीएम्बल, जिसमें उसका जो फर्स्ट लाइन है वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। और वो जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, जिसमें प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं 125 करोड़ 125 करोड़, वो सारे 125 करोड़ लोग उसमें शामिल हैं। और हम लोगों की स्कूल में 15 अगस्त को प्रभात फेरी करते थे, मॉर्निंग वॉक उस टाइम का, तो उसमें हम लोग एक नारा लगाते थे, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बाद में जब जेएनयू आए तो पता चला कि इसके अलावे भी धर्म है इस देश में, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। अगर आइडेंटिटी की बात करेंगे तो कम से कम तो 1,000 प्रकार के ब्राह्मण ही होंगे इस देश में। इतनी जो हमारी आइडेंटिटी है, उसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का नेशन का जो वो परिभाषा और नेशनलिज्म का वो परिभाषा कि किसी भी सूरत में आप अपने नेशन को सर्वश्रेष्ठ समझिए, हिंदुस्तान का नेशनलिज्म तो उसे नहीं डिफाइन किया जा सकता। और मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि नेशनलिज्म का डिस्कोर्स लेफ्ट और राइट की डायकोटोमी और उस बाइनरी में नहीं बांधा जा सकता है, लेकिन नेशनलिज्म का वो डिस्कोर्स जिसमें वननेस को थोपा जाए, उसमें भी उसको नहीं समेटा जा सकता है।
ये बिल्कुल दो अलग बात है, इसको समझने की ज़रूरत है। और नेशनलिज्म मेरे लिए, मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ यही नहीं है साहब। ये 5 स्टार होटल है, यहाँ बढ़िया लाइट में हम लोग नेशनलिज्म डिस्कस कर रहे हैं। इसी वक्त जो है कोई मजदूर जो है, कोई किसान जो है खेत में पानी पटा रहा होगा उस फसल के लिए जिसमें हम लोग अभी जाकर के डिनर करेंगे, वो उसका नेशनलिज्म है। इस देश के अंदर खेत में काम करने वाले लोग और जवान सीमा पे जो बंदूक लेकर के खड़े होते हैं, किसी के भी नेशनलिज्म को ज़्यादा या कम नहीं किया जा सकता है। इस देश के अंदर जो प्रोफेशन है आपका, चाहे आप मजबूरी में चुने हो या आपका चॉइस हो, हर कोई कहाँ क्रिकेटर बन पाता है साहब। तो आपको जो प्रोफेशन मिला है उस प्रोफेशनल इथिक्स के साथ जब आप अपने नेशन को बेटर बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, यही नेशनलिज्म है। और अब ज़्यादा पुराना यदि जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि हिंदुस्तान का इतिहास इतना पुराना है, बेचारा नेशन स्टेट तो बहुत बाद में पैदा हुआ है, कल परसों की बात है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ। और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था उससे पहले मल्टी नेशंस थे, अंडरस्टैंडिंग था नेशन का। नेशन जो है वो एक रियलिटी हो सकती है, वो स्टेट का एक फॉर्म हो सकता है, लेकिन नेशनलिज्म का कंटेंट इंडियन सोसाइटी के एवोल्यूशन के साथ इवॉल्व हुआ है। उसको यदि हम एक कलर के साथ रिड्यूस करना चाहते हैं, यही पॉपुलिज्म है। ये जो नेशन का एजेंडा है जिसमें हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके राइट्स की जो बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके जो लिबर्टी की बात की गई है, उस लिबर्टी को यदि हम अपने आइडियाज़ के साथ रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, यही पॉपुलिज्म है। अब देखिए कि ढोकला मेरा खाना हो सकता है, लेकिन अगर हम देश के प्रधानमंत्री हो जाएं तो हम ये कहें कि पूरे देश के लोगों को ढोकला खाना पड़ेगा। और इंडियन नेशनलिज्म के हिसाब से जब प्रधानमंत्री कह रहा है, या कोई भी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेना चाहिए, कोई भी, आप उस चीज़ को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। और आजकल क्या हो रहा है कि नेशनलिज्म के डिस्कोर्स को सर हमने नहीं शुरू किया है, सरकार अपने फेलियर को छुपाने के लिए अपने पॉपुलिस्ट एजेंडे के तौर पे इस्तेमाल। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरा एक सीधा सा सवाल है सर का जो है, हम कभी कभी ट्विटर देख लेते हैं, तो सर ने कहा कि खालिश नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। हम भी यही कहते हैं सर, देश कोई हलवा थोड़ी है कि कोई आकर के नारा लगा देगा और हमारा नेशनलिज्म ब्रेक हो जाएगा। इतना कमज़ोर नेशनलिज्म हिंदुस्तान का तो नहीं हो सकता है। 5000 साल का हमारा इतिहास है और उस इतिहास के साथ ही ये नेशनलिज्म डेवलप हुआ है, तो ऐसे तो नहीं टूट सकता है। तो क्या वो एंटी नेशनल है, या लोगों से वादा करके कि आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे और डिमोनेटाइजेशन करके 100 लोगों की जान ले लेते हैं, ये एंटी नेशनल है? ये सवाल पूछना चाहिए। और मुझे लगता है कि हिस्ट्री को रीराइट करना और नेशनलिज्म को रीडिफाइन करना, ये करंट रूलिंग क्लास का पॉपुलिज्म है। मैं उसको इस तरीके से देखता हूँ। भाई साहब, ताजमहल कौन बनाया सबको पता है, ताजमहल कौन बनाया इससे हम इंटरेस्टेड नहीं है। हमारे लिए इंटरेस्ट की बात यह है कि ताजमहल का वो छोटा सा मॉडल अगर अपनी गर्लफ्रेंड को दे देते हैं तो वो खुश हो जाती है, खुद को मुमताज़ और मुझे शाहजहां समझने लगती है। क्या आप इस पूरे के पूरे इतिहास को इस तरीके से रिड्यूस करना चाहते हैं? एक गए सीएम साहब, नाम नहीं लेंगे, नाम लेना मना है आजकल, क्या पता गौरी लंकेश की तरह यहाँ भी गोली चल जाए, तो वो गए घूमने के लिए तो वहाँ झाड़ू लग गया। पॉपुलिज्म है। आप अगर हिस्ट्री को रीराइट करने की बात करेंगे तो इससे पॉपुलर एजेंडा और क्या हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नेशनलिज्म ये है कि गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को कभी सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल में भी घूमना चाहिए जहाँ वहाँ भी झाड़ू लगना शुरू हो जाए। सिर्फ संसद भवन में झाड़ू लगेगा, वहाँ तक नेशनलिज्म के डिस्कोर्स को रिड्यूस मत कीजिए। इस देश के अंदर सभी लोग स्वच्छता के साथ, और स्वच्छता के साथ साथ समानता के साथ अपनी सोसाइटी में अपनी राइट को एक्सेस कर पाएँ। ये जो एक्सेसिबिलिटी है, उसकी राइट की जो बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, वहाँ से ही हमको नेशनलिज्म को डिफाइन करना चाहिए। और आज ये जो पॉपुलिज्म है, यह पॉपुलिज्म हमारे नेशनलिज्म के
कि जो हिस्ट्री है, जो ये वक्त के साथ इवॉल्व हुआ है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। और कहते हैं डेंजर टू लिबरल ऑर्डर। हम कहते हैं छोड़ दीजिए लिबरल और छोड़ दीजिए कंजर्वेटिव। हम कहते हैं कि ये पूरा का पूरा सोशल ऑर्डर ही डेंजर में चला गया है। एक सवाल मैं यहाँ पोज कर रहा हूँ, सुबह सुबह उठ करके जो लोग हाफ पैंट पहन करके राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, उनकी जगह पे मंत्री तो कोई और नारायण राणे बन रहा है, जो है कांग्रेस में भी मंत्री था। सोसाइटी का वैल्यू सिस्टम पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। बात किसी भी आइडियोलॉजी, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को टारगेट करने की बात नहीं है। अगर आपके अंदर आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, चाहे वो लेफ्ट राइट सेंटर कुछ भी हो, वो जो आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग को आज डिवेल्युएट करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि आप एक प्रिंसिपल्ड राइट विंगर हो सकते हैं, आप एक प्रिंसिपल्ड लेफ्ट विंगर हो सकते हैं, लेकिन जो पावर स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में हो सकता है कि आपको कोई स्पेस नहीं मिले। और यदि आप अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के कमिटेड हैं और क्रिटिकल हैं उस स्टेट पावर के साथ या किसी भी पावर के साथ, चाहे वो पार्टी की ही पावर क्यों ना हो, आपको उसी तरीके से साइलेंस कराया जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि लिबरलिज्म को बचाना सिर्फ राइट के लिए ज़रूरी नहीं है सर, लेफ्ट के लिए भी ज़रूरी है। और लेफ्ट के बारे में मैं एक बात कह दूँ, मैंने तो सर कोई कोट वोट तो किया नहीं है, मुझे उतना किताब भी नहीं पढ़े लेफ्ट। एक बात हम समझते हैं कि मैं क्यों लेफ्ट हूँ, विकास की दौर में हम छूट गए इसलिए लेफ्ट हैं, रोजगार के दौर में हम छूट गए इसलिए लेफ्ट हैं, अमीरी की इस होड़ में हम छूट गए इसलिए हम लेफ्ट हैं, और कास्ट स्ट्रक्चर की जो सुपरमेसी है उसमें हम छूट गए इसलिए हम लेफ्ट हैं। कभी लेफ्ट को इस नज़रिए से भी देखना चाहिए कि आप जब एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट किसकी कब्र पे खड़ा होता है, किसकी चिताओं पे खड़ा होता है, इसको भी समझना चाहिए। और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलना ये कोई भी इंसान के साथ हो सकता है। पता है सर, कभी कभी आप भी लेफ्ट हो जाते हैं जब अपनी राइट के लिए आप लड़ रहे होते हैं। इसीलिए इस तरीके का जो बाइनरी बनाने की कोशिश की जा रही है, हाँ आप कम्युनिस्ट कहिएगा, हम मान लें, उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है। सर तो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हिंदी में आपको बताते हैं, अंग्रेजी में सर अंकल ही होता है। आप भी अंकल हैं और मेरी मदर का भाई भी अंकल है, और मेरे जो बुआ का हस्बैंड है वो भी अंकल है। लेकिन हिंदी में अगर मामा को फूफा बोल देंगे तो सारा रिश्ता ही बिगड़ जाएगा। शब्द जो है, टर्मोलॉजी जो होती है, उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, और मैं समझता हूँ कि वो जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के यदि हम डिटेल में जाएं तो लिबरलिज्म को हमेशा डायलेक्टिकली किसी कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करना चाहिए। क्या वो इंसान लिबरल नहीं है? किसी पुरातन समय की अगर बात कर लें, जो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहा है। आज तो सर लिबरल होने का यही मतलब है कि आप यदि अथॉरिटी हैं और आप अपने पावर को इलीगली इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, तो आपको चैलेंज करना और आपके अंडरस्टैंडिंग को आइडियोलॉजिकली काउंटर करना, ये लिबरल दायरा है। और इस लिबरल दायरे में वो तमाम लोग शामिल होते हैं जो इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर सबके राइट और इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि, और मैं कहता हूँ, कोई लोग नहीं बोले कि हम लिबरल हैं कि नहीं हैं, हम एकदम दावे के साथ कहते हैं कि हम लिबरल हैं, और बार बार हम लिबरल होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं हम लिबरल होते हैं और कहीं हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं। जब हम विमेन राइट्स की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ हम लिबरल हो जाते हैं, जब गे राइट्स की बात आती है तो वहाँ हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं। एक ही इंसान जो है वो अलग अलग प्रैक्टिस में जब उसका कॉन्टेक्स्ट बदलता है तो उसका कैटेगराइजेशन भी बदल जाता है सर। इसीलिए मैं मानता हूँ कि आज जो एक्सप्रेशन के ऊपर अटैक है, राइट टू ओपिनियन जो आपका है, राइट टू चॉइस जो है, उसके ऊपर जो अटैक है, ये पूरे के पूरे सोशल ऑर्डर को डेंजर में डालता है, और लिबरलिज्म तो ऑब्वियसली डेंजर में है। Okay, Kanhaiya. Gauri Lankesh to me is the biggest patriot, the biggest nationalist. She was called an anti-national, she was called a Deshdrohi, she was called all kinds of names. To me, the kind of work she did marked her out as a true patriot. सर दिक्कत यह है ना कि मैं खड़ा इसलिए हो गया था कि मेरा हाइट कम था, और हमारे यहाँ, नहीं सही बात बता रहे हैं सर, और हमारे यहाँ सर बुद्धि से लोग अगली बेंच पे नहीं बैठते हैं, लाठी से बैठते हैं सर।
तो मैं हमेशा पीछे बैठता था, तो सर अक्सर कहते थे बेंच पे खड़ा हो जाओ, इसलिए खड़ा होने की आदत है। और चूंकि सर कहते थे बेंच पे खड़ा हो जाओ, तो मुझे बड़ा एम्ब्रेसमेंट फील होता था। उसी दिन हम तय कर लिए थे, कुछ भी हो जाए अपने टीचर से तो अच्छा होंगे, हमेशा टीचर से ही कंपटीशन। अच्छा अच्छा, we'll bring it back to जागी। जागी एक मिनट। मेरा 2 सवाल इन्होंने उठाया है, देखिए इसको समझिए। दिक्कत क्या है कि अक्सर हम लोगों के ऊपर ये आरोप लगता है, सर अभी एक सिनेमा आया है, लिपस्टिक अंदर बुर्का, वैसे भी लिपस्टिक अंदर कुर्ता कैसे हो सकता है? देखिए जहाँ जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए। और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि सेलेक्टिव जो चीज़ है वो लिबरल कैसे हो सकता है। कोई भी चीज़ पे अगर हम सेलेक्टिव पोजीशन ले रहे हैं तो वो लिबरल नहीं है, वो एग्जैक्टली जो है ना वो पॉपुलिज्म है। लेकिन सर ये बताइए कि अगर ये पॉपुलिज्म है, माइनॉरिटी को लेकर के जो बात कही जाती है, उनके राइट्स की जो बात कही जाती है, ये लिबरलिज्म है और ये पॉपुलिज्म है, तो सर मेजोरिटी का पॉपुलिज्म हमेशा जीतेगा ना डेमोक्रेसी में। आप ही ने कहा ना कि डेमोक्रेसी और पॉपुलिज्म जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं एक सवाल उठा रहा हूँ जिसको आज के जनरेशन को समझने की ज़रूरत है कि आइडियोलॉजी के नाम पे, आइडियोलॉजी का मास्क लगा करके पूरी दुनिया के अंदर जो अथॉरिटी है वो क्या कर रही है। सर नॉर्थ कोरिया में तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। जब ग्लोबल ऑर्डर में एक जगह ऑथोरिटेरियन कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार और दूसरी जगह जो है ऑथोरिटेरियन लिबरल डेमोक्रेसी की सरकार एज ए ट्रम्प अमेरिका में, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करेंगे, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को यदि हम जोड़ करके देखेंगे और जब हम ग्लोबल ऑर्डर को समझने की कोशिश करेंगे, तो एक बात तो सर हम मोटा मोटी समझते हैं, हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं, कि ग्लोबल ऑर्डर में जो कैपिटलिज्म का क्राइसिस है उसमें हो ये रहा है सर, मेहनत करने वाले लोग, इसको राजनीति में भी इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए और सर आप एकेडमिक्स में वहाँ भी देख लीजिए, जो शिष्य या शिष्या गुरु जी के सबसे प्रिय होते हैं उनको जल्दी एडहॉक और परमानेंट मिलता है। सर मिलता है कि नहीं मिलता है? कहाँ मेरिट को लोग पूछते हैं? मेरिट को लोग नहीं पूछते। मैं एकेडमिक्स की बात कर रहा हूं। आप नेटवर्क सिनेमा में होंगे तो आपको नौकरी मिलती है। हाँ वही सर, पैर छुएगा जो सर गुरुजी को। सिनेमा में क्या होता है सर बताइए? नहीं, सिनेमा के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पिताजी बहुत बड़े एक्टर हैं तो आप एक्टर हो जाएंगे, आपके पिताजी बहुत बड़े क्रिकेटर हैं तो आप क्रिकेटर हो जाएंगे। ये हेजेमनी सर लोग ब्रेक किए हैं और ये हेजेमनी जो ब्रेक हुई है एक लेवल पे, उसके चलते मैं कह रहा हूँ कि एक डिसऑर्डर क्रिएट हुआ है। लेकिन इस डिसऑर्डर को एक आइडियोलॉजिकल शेप देने की ज़रूरत है। वो रियली आइडियोलॉजिकल शेप होना चाहिए। आइडियोलॉजी एज ए मास्क नहीं कि हम लिबरल हैं तो हम राइटिस्ट हैं और हम लेफ्टिस्ट हैं, और आइडियोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ जो है हम मास्क की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा एक सीधा सा सवाल है, जो इंसान डेमोक्रेटिक नहीं है वो लेफ्टिस्ट कैसे हो सकता है? और दिक्कत सर आपकी भी है, जो सवाल आप इनके ऊपर उठा रहे थे ना कि आप जो है बुर्का पे नहीं बोलते हैं, आप भी तो सर माओ का नाम लिए, स्टालिन का नाम लिए, हिटलर का भूल गए सर आप। Okay. मुझे लास्ट रिमार्क, दिस इज माय लास्ट रिमार्क। We go to जागी। मुझे अपने टीचर से, और ये जो जनरेशन है सर, एक मिनट बोलने दीजिए सर, थोड़ी सहिष्णुता बरतने की जरूरत है सर। मुझे अपने टीचर से और उस जनरेशन से सिर्फ एक बात की शिकायत है, आज जो हम झेल रहे हैं ना सर, आप ही लोग जिम्मेवार हैं, वही जनरेशन जिम्मेवार है। Okay. मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम आज हमारे सामने है वो ये है कि एक प्रिंसिपल्ड आइडियोलॉजिकल सोसाइटी का निर्माण हो, और समाज के निर्माण के बिना राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। Okay. सर सबसे पहली बात तो ये है कि इलीट लोगों को लिबरल होने की क्या जरूरत है, पहले ही लिबरेट होकर के इलीट हुए हैं। Okay. मेरा ये कहना है सर, आज के समय में जो स्पेस की लड़ाई है, हम उसको लिबरलिज्म के साथ रिड्यूस नहीं करना चाहते हैं। सुनी सूरी कोई इलीट महिला नहीं है, रोहित वेमुला कोई इलीट लड़का नहीं था, और ये जो आपके बगल में गोविंद पानसारे साहब की हत्या हुई वो कोई इलीट आदमी नहीं थे। एक बात जो बार बार रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है कि जो एक्टिविज़म है, जो सोसाइटी के अंदर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ लड़ा जा रहा है, अगर वो इलेक्शन में अच्छा नहीं कर रहा है तो उसका एक्टिविज़म बेकार है। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ सर, और इसीलिए जो लिबरल थॉट की लड़ाई है उसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में रिड्यूस करके नहीं देखा जा सकता है।
सर ऑरेटरी एक स्किल हो सकता है, लेकिन एक बात आपको बता देते हैं, लोगों के दिल की बात नहीं कीजिएगा ना, भारे के लोग नहीं हैं, ज़बरदस्ती ताली नहीं बजाएंगे। अरे वाह, okay, on that very popular note, I must say that this has not been a very easy debate to handle, because people have come in with open agendas, with hidden agendas, Makrant and co, old agendas, I don't know from where as well, and it's been tough. And at the same time, I must confess, I've not allowed equal amount of time to everybody, which I must apologize for. But it is all audience-centric. It is all to build what the audience wants to hear, and that's how we've been going. So I have just one issue now. I just need to summarize. We have woefully run short of time. I'm going to just give you some labels which I have been picking up, some terrific thought patterns that have emerged. One of the big ones for me was what Jaggi said, in terms of saying, don't argue with nationalism.